हेलो क्लास 11th, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखो चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैं आपको करा चुका हूँ, यानी कि 1 और 2 हम अच्छे से कर चुके हैं। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आप शुरुआत करते हैं अध्याय 3 की। देखो यार, अध्याय 3 के पीछे काफ़ी बच्चे परेशान, उन्हें काफ़ी टफ लग रहा है चैप्टर। पर जैसे कि मैंने आपसे वादा किया, आपको हर एक चैप्टर ईजी लगेगा मेरे पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पर ये चैप्टर 3 जो मैं शुरू कर रहा हूँ, यकीन मानो ये अब तक हो सकता है आपको हार्ड लगा हो। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे आपको ये चैप्टर ईजी लगते जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। वेलकम इन हिंदी मीडियम अकेडमी। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन की। तो देखो यार, त्रिकोणमितीय फलन कहीं ना कहीं से टिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, यानी टिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है, क्या चीज़ है ये। हालांकि हमने क्लास 10th में भी देखा था, बट जो क्लास 10th में हमने पढ़ा है उसको हल्का सा रिवाइज करते हैं, ताकि वो बच्चे जो क्लास 10th में हो सकता है इसको अच्छे से ना पढ़ें उस चैप्टर को, उनको भी चीज़ें समझ में आए। तो देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्लास 10th में मैंने आपको बताया था कि ये गणित की शाखा है, यानी कि एक ब्रांच है मैथ्स की, जिसमें हम समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं के अनुपात और उनके कोणों के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, है ना। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो जो त्रिभुज है उसका नाम है ए बी सी। तो ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इसमें मान लो जो बी है, ये कोण बी, ये समकोण है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अभी हम मान लो गौर कर रहे हैं इस एंगल पे, ठीक। तो ये क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं कि इस एंगल यानी जो थीटा है जिस पे हम गौर कर रहे हैं, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो इसके लिए लंब होगा, ठीक। और जो 90 के सामने वाली भुजा होती है वो तो हमेशा कर्ण रहती है, कर्ण बदलता नहीं है। जो भुजा बच गई वो इस थीटा के लिए क्या होगी, आधार, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और बगल वाली आधार है। कर्ण तो पहचान ही लोगे, 90 के सामने वाला होता है, ठीक है। ये हमने सीखा था। फिर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे थे, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मैंने आपको वहाँ पे समझाया था क्लास 10th में बहुत अच्छे तरीके से कि यार जब भी आप पहली बार सुनते हो साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, आपका दिमाग हो जाता है खराब, क्योंकि आपको लगता है यार क्या बकवास है ये कुछ नहीं है, ये अनुपातों के नाम है। अब देखो यहाँ पर टोटल 6 अनुपात बन सकते हैं, क्योंकि एक अनुपात के लिए कोई सी एक भुजा ऊपर रखनी है, दूसरी भुजा नीचे रखनी है, तो 2 भुजाएं चाहिए होंगी, है ना। टोटल यहाँ 3 भुजाएं हैं, तो कितने टोटल आप अनुपात बना सकते हो, 6। कैसे, अगर मान लो आपने ये वाली भुजा ऊपर रखी, ये वाली नीचे रखी, एक अनुपात बन जाएगा। इसका उल्टा कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, दूसरा अनुपात बन जाएगा। या फिर आपने इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, एक तीसरा अनुपात बन जाएगा। इसका उल्टा कर दो, इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, चौथा अनुपात बन जाएगा। और इसी तरह से इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, पांचवा अनुपात बन जाएगा। इसका उल्टा कर दो, इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, छठा अनुपात बन जाएगा। ये 6 अनुपात होंगे। लेकिन आप याद कैसे रखोगे कौन सा अनुपात में आपने क्या रखा है? इसी को याद रखने के लिए हम लोग साइन, कॉस, टेन और इसके अलावा कॉसेक, सेक, कोट, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लो ना, एक कोड वर्ड है। अब इन कोड वर्ड का मीनिंग है, क्या मीनिंग है कि जब भी साइन बोला जाएगा तो साइन का मतलब हो जाएगा, साइन के आगे जो कोण लगा है उस कोण के लिए जो लंब है, उस कोण के लिए जो लंब है वो ऊपर रख दो और जो कर्ण है वो नीचे रख दो, बस ये मतलब होता है। अब जैसे ही कोई आपसे बोलेगा साइन थीटा, आप तुरंत समझ जाओगे साइन का मीनिंग छुपा हुआ है यहाँ पे, कि साइन का मीनिंग होता है लंब ऊपर आएगा, कर्ण नीचे आएगा, ये बस होता है साइन, ठीक है। अब जैसे ही आपको इतनी बात पता है, आप समझ जाओगे अगर इन्होंने साइन थीटा बोला है तो थीटा के लिए लंब क्या है, उसके सामने वाली भुजा यानी कि बी सी, तो बी सी ऊपर रख दो। और कर्ण तो 90 के सामने वाली भुजा होती है, कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी नीचे रख दो। ये आपने क्लास 10th में सीखा था। ऐसे ही एक और कोड वर्ड समझो, है ना, कोस। जैसे ही कोस बोलेगा कोई तो कौन सा अनुपात लेना है आपको, यहाँ टोटल 6 अनुपात बन रहे थे, 6 अनुपातों में से कौन सा अनुपात, वो वाला अनुपात जिसमें आधार ऊपर आएगा, जिसमें आधार ऊपर आएगा और कर्ण नीचे आएगा, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से दिखा दूं क्या, नहीं तो दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जैसे ही आपसे किसी ने कोस बोला आप तुरंत समझ गए यार, लेकिन कोस के लिए आपको देखना पड़ेगा किस एंगल के हिसाब से देखना है, वो एंगल यहाँ लिखा जाता है थीटा। तो अगर मैं कोस थीटा बोल रहा हूँ तो इस थीटा के लिए आधार क्या है, इसके बगल वाला यानी कि ए बी, तो ए बी ऊपर आएगा। कर्ण क्या है, वो तो 90 के सामने वाला फिक्स रहता है, यानी कि ए सी नीचे आएगा। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। याद करने का तरीका था
लाल कक्का। अगर किसी को याद नहीं होता है तो ऐसे याद कर सकते हो, लंब बटे कर्ण होता है साइन के लिए, आधार बटे कर्ण होता है कोस के लिए, लंब बटे आधार होता है टेन के लिए। यानी पहला साइन के लिए, दूसरा कोस के लिए, ये टेन के लिए। इन्हीं का उल्टा कर दो, कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया तो कोसेक, यानी साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट। ये क्लास 10th में आप सीख चुके, तो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा। उम्मीद है आप ये चीज़ें समझते हो। बट मैं यहाँ पे आपको याद क्यों दिला रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा समझानी जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या देख रहे हैं, भुजाओं का अनुपात और जो कोण है इनके बीच में क्या रिश्ता होगा, कि भाई अनुपात कितना होगा तो कोण कितना बनेगा, या फिर कोण कितना है तो अनुपात कितना आएगा, वो फिक्स रहता है हमेशा। समझ में आ गया। जैसे कि आप आगे जाके पढ़ोगे कि साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो इसका मतलब पक्का है कि अगर यहाँ पर थीटा 30 डिग्री होगा तो ये जो लंब है और जो कर्ण है इनका अनुपात कितना आएगा, 1/2। मतलब अगर ये x सेंटीमीटर है तो पक्की बात है ये 2x सेंटीमीटर ही होगा। तभी साइन 30 जो होता है वो आपने पढ़ा होगा कि 1/2 होता है। समझ में आई बात। तो मतलब क्या है कि इन भुजाओं का अनुपात और जो कोण है इनके बीच का संबंध हम पढ़ने वाले हैं, कि अनुपात कितना तो कोण कितना, या फिर कोण कितना तो अनुपात कितना। ये सब हमने क्लास 10th में सीखा है ना। यहाँ पर हम इससे थोड़ा आगे चलना है, हमें सिर्फ अनुपात नहीं पढ़ने बल्कि हमें त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय फलन। अच्छा हाँ, जिसको क्लास 10th में चीज़ें याद नहीं रही होंगी इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन का क्या मतलब होता है, त्रिकोणमितीय फलन का मतलब होता है ऐसा फलन जो त्रिकोणमितीय अनुपात से बना हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे आपने अभी दूसरे चैप्टर में पढ़ा था फंक्शन यानी कि फलन, जैसे आपने पढ़ा था x+2 है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, fx बराबर x³ +3, इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। ऐसे यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे फलन के अंदर। जैसे मान लो कोई फलन fx है, अभी डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट मान लो इनका, ठीक है, अभी डोमेन रेंज को छोड़ो, अभी मान लो कि एक फलन है डिफाइंड है, ठीक है, fx, और मान लो ये साइन x के बराबर है, यानी आप x पुट करते हो या आपको साइन x लौट आता है। या फिर कोई दूसरा फलन है fx जो tan x + sin x लौट आता है। तो ये कैसे फलन नजर आ रहे हैं आपको, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात आ जा रहे हैं ना, ये सारे जो हैं 6 के 6 ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो वही तो आ जा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा फलन जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए उसको हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, और इन्हीं का अध्ययन हमें इस अध्याय में करना है, और जो कि बहुत आसान सी चीज़ है क्योंकि क्लास 11th लेवल पे, ठीक है ना, CBSE लेवल की बात कर रहा हूँ अभी, हम IIT JEE में भी नहीं घुस रहे हैं, तो वहाँ पर ये चैप्टर इजी है। हाँ, जब आप IIT मेंस फिर IIT एडवांस के क्वेश्चन देखोगे वहाँ पे टफ रहता है थोड़ा, बट पहले आप ये तो सीखो। जब आप ये सीख जाओगे फिर आपको वो चीज़ भी समझनी आसान होगी। अभी पहले आपको क्लास 11th लेवल पे NCERT का लेवल समझना है, जो कि बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, मैं आपको आराम समझा दूंगा। देखो यार, अब यहाँ पे भुजाओं की बात हो रही है, कोण की बात हो रही है, भुजाएं तो आपको समझ में आ गई, कोण क्या चीज़ होती है ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको कोण ही नहीं पता कि भैया एंगल का क्या मतलब होता है, कोण का क्या मतलब होता है, फिर आप ये चैप्टर कैसे समझोगे, सोचो, नहीं समझ में आएगा ना। तो कोण क्या होता है उसको समझते हैं। कोण क्या है, कोण वह माप है जो एक किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर यानी परित घुमाने पर बनता है। किरण आप समझते हो, एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ ये बढ़ती है एक तरफ एरो, इसको बोलते हैं किरण यानी कि रे। तो मान लो कि कोई किरण है ये वाली, शुरुआत में ये यहाँ पर थी, इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्रारंभिक भुजा या प्रारंभिक किरण। अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया और घुमा के मैंने फाइनली यानी अंतिम पोजीशन इसकी ये वाली बन गई, तो ये हो गई अंतिम भुजा। ये वाला बिंदु जो प्रारंभिक बिंदु था जिसे हम शीर्ष भी कहेंगे, ये फिक्स रहेगा, इसको अपनी जगह से नहीं हिलाना, ये फिक्स रहेगा, मतलब ये बिंदु यहीं फिक्स रहना चाहिए। और जो इसका तीर वाला हिस्सा है उसको ऐसे घुमाते हुए हम यहाँ पे ले आए, ठीक। तो आप देखोगे कितना घुमाव आया, कितना घुमाव आया, यही डिफाइन करेगा कि कितना कोण बना। यही चीज हिस्सा जो दिख रहा है ये कोण है, ठीक है, ये कोण। ऐसे मान लो जो प्रारंभिक भुजा थी इसको आप ऊपर की ओर ना घुमा के, है ना, इस प्रारंभिक भुजा को इस तरफ घुमा दो, यानी कि अब अंतिम पोजीशन इसकी ये वाली बन जाएगी, अंतिम भुजा ये बनेगी, ये चीज़ फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, बिल्कुल दोनों ही कोण बनेंगे, लेकिन अंतर ये होगा जिसमें आपने इस तरफ घुमाया है यहाँ पर कोण धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव एंगल बनेगा, जिसमें आपने यहाँ पर नीचे घुमा दिया इसमें कोण ऋणात्मक होगा यानी नेगेटिव एंगल बनेगा। अब
इस तरफ उस तरफ कहना तो सिंपल लैंग्वेज हो गई, टूटी फूटी भाषा जिसमें आपको समझा में आएगा। लेकिन असलियत में हम क्या बोलेंगे, देखो जब आप जैसे मान लो आप ऐसे खड़े हो तो इधर आपका मान लो कौन सा हाथ होगा, राइट हैंड, इधर आपका कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड। तो जब आप लेफ्ट हैंड की तरफ घुमा रहे हो यानी वामावर्त घूर्णन हो रहा है, तो उसमें एंगल जो होता है वो क्या बनता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक बनता है। अब ऐसे उल्टे हाथ सीधे हाथ की तरफ से आपको कम समझ में आता है, आप ऐसे याद रख लेना। मान लो आपके सामने एक घड़ी होती और ये घड़ी की सुई होती है ना, घड़ी की सुई अगर इधर है तो नॉर्मली घड़ी की सुई तो इस तरफ नीचे की ओर चलती, लेकिन हमने उसकी उल्टी डायरेक्शन में घुमा दिया, यानी क्लॉक यानी घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में घुमाया गया है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। आपको ऐसे नहीं याद हो रहा तो आप थोड़ा इंग्लिश में याद कर लेना यार, कि अगर आपके सामने घड़ी होती तो घड़ी की सुई तो नीचे आती यहाँ से, प्रारंभिक में आपको यहाँ रखना है, ठीक है। जब आपने प्रारंभिक स्थिति यहाँ ली तो घड़ी की सुई नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसका उल्टा कर दिया, यानी एंटी हो गया उसका। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब होता है तो कोण धनात्मक होता है। ऐसे ही देखो अगर प्रारंभिक भुजा यहाँ थी, आपने नीचे की ओर घुमाया तो हिंदी में इसको बोला जाता है दक्षिणावर्त घूर्णन। मतलब इधर आपका दक्षिण हाथ होगा, मान लो इधर उल्टा हाथ होगा, दक्षिण मतलब दायां हाथ, तो आपने दक्षिण की तरफ ही घुमाया, ऐसे मान लो, है ना। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप क्लॉक समझो, यहाँ पे घड़ी है यानी क्लॉक है, घड़ी की प्रारंभिक सुई अगर यहाँ है तो ऑटोमेटिकली वो नीचे ही आएगी, यानी जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है आपने उसी डायरेक्शन में घुमाया, यानी क्लॉक की डायरेक्शन में घुमाया, क्लॉकवाइज घूर्णन हुआ है यहाँ पे, जब क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब वहां पे कोण ऋणात्मक होता है। बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि अगर मैंने शुरुआत में यहाँ था और इधर ले गया, मान लो ये 30 डिग्री बन रहा है, तो ये 30 डिग्री नेगेटिव है या पॉजिटिव, जाहिर सी बात है पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ पर रखा था प्रारंभिक किरण को और घुमा के नीचे ले आया और मान लो 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि मैंने नीचे की ओर यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो कोण पॉजिटिव होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब कोण को नापने के अपने पास अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जिसमें से हमें भी दो मेन यूनिट्स पढ़नी है, एक है डिग्री माप और एक है रेडियन माप, और इनके बीच का कन्वर्जन भी पढ़ना है कि भैया डिग्री से रेडियन में कैसे बदलोगे, रेडियन से डिग्री में कैसे बदलोगे। साथ ही साथ डिग्री माप का क्या मतलब होता है, एक डिग्री कितने को बोलते हैं, या फिर रेडियन मेजर का क्या मतलब होता है, एक रेडियन कितने को बोलते हैं। यही सब सीखना है आपको, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कुछ खास यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो समझो, पहले डिग्री माप को समझो। तो डिग्री माप मतलब कोण को मापने का एक माप है, एक यूनिट है, एक कोण को नापने के लिए। कैसे नापोगे, ध्यान दो, ये माना गया है ना, ये तो माना गया भाई, नापने का क्या तरीका होगा ना, सोचा मैथमेटिशियन ने, तो उन्होंने कहा कि मान लो अगर कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति में है और ये घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए वापस से यहीं आ जाए, है ना, यानी कि ये यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फाइनल पोजीशन में फिर से घूम के यहीं पे आ गई, तो होगा क्या, किरण यहाँ पे थी, घूमती हुई यहीं पे आई, तो इसको हम बोलेंगे एक पूरा चक्कर लगा लिया, यानी कि एक पूरा परिक्रमण हो गया। तो एक पूरे चक्कर में जो कोण बनता है उसको मान लिया गया कि वो 360 डिग्री का है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पूरे चक्कर को अगर मैं छोटे छोटे 360 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, है ना, मैंने छोटे 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 बराबर बराबर होने चाहिए, लेकिन वो 360 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो एक टुकड़े में जितना घुमाव आया उसी घुमाव को हम बोलते हैं एक डिग्री। यानी कि एक डिग्री का मतलब क्या होता है कि एक पूरे चक्कर में जो कोण बना उसका अगर मैं 360वां टुकड़ा ले लूं तो वो एक डिग्री के बराबर होता है। बहुत सीधी सी बात है। आप ऐसे समझ लेना कि आपके पास एक रोटी है, आप इसके पतले 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 टुकड़े करते हो, पतला, और कितने टुकड़े करने हैं, 360, और सारे टुकड़े बराबर बराबर होने चाहिए। मैं तो ऐसी जल्दी कर रहा हूँ। तो अब अगर मान लो 360 टुकड़े हुए तो एक टुकड़े में कितना घुमाव आया, वही एक डिग्री है। तो ये समझ में आ गया भैया कि एक डिग्री का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। इसको समझने में तो शायद कोई दिक्कत अभी तक आपको नहीं आई होगी, है ना, बहुत नकली सी चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा, अब अगर आपको ये समझ में आया तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने भी आपसे कहा कि भाई अगर इसके बराबर 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 360 टुकड़े आए तो एक जो टुकड़ा होगा छोटा सा वो कितने का होगा, एक डिग्री का। अब जो मैं ये एक छोटा सा टुकड़ा एक डिग्री का ले रहा हूँ ना, इसके फिर से अगर मैं 60 टुकड़े कर दूं, 360 नहीं, पिछली बार हमने 360 टुकड़े किए,
ठीक है। अब देखो जरा और ध्यान से समझो। अब आपको याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब आप कहोगे मिनट क्या चीज़ है, ध्यान से देखना, ये टाइम वाला मिनट नहीं है। पहली बात तो ये मिनट का निशान है, यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। जो हम टाइम देखते हैं वो वाला मिनट नहीं है, इसका नाम बस है मिनट। है क्या ये, डिग्री का 60वां टुकड़ा। कहने का मतलब था कि टोटल एक चक्कर लगाया, इसके 360 टुकड़े किए, तो एक टुकड़े में जो घुमाव आया कोण का, उस कोण को हम बोल रहे हैं 1 डिग्री। अब इसी 1 डिग्री को उठा लो, इसी 1 डिग्री को उठा लो सर, और इसके वापस से टुकड़े करो बराबर बराबर। कितने टुकड़े हो जाने चाहिए, 60 टुकड़े हो जाने चाहिए। तो जो एक पतला सा 60वां टुकड़ा आएगा 1 डिग्री का, याद रखना। अब इस बार 360 के नहीं करने, 1 डिग्री के करने। 1 डिग्री का जो 60वां टुकड़ा आएगा उसको बोलेंगे मिनट। यानी कि 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट होते हैं, या फिर 1 मिनट में 1/60 डिग्री होती है। ठीक है। अच्छा, मतलब अब आपके पास 1 मिनट जितना पतला सा टुकड़ा आ गया। अब इस 1 मिनट के वापस से 60 और टुकड़े कर दो, और पतला टुकड़ा आएगा, उसमें जितना घुमा होगा उसे बोलेंगे 1 सेकंड का कोण है वो। तो 1 मिनट में 60 सेकंड बनेंगे टोटल। याद रहे कि इनका नाम मिनट और सेकंड है, बट ये टाइम वाला नहीं है जिसमें आप घड़ी देखते हो इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड, ये वो वाला मिनट सेकंड नहीं है। यहाँ मिनट बोलने का मतलब है 1 डिग्री का 60वां टुकड़ा, यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। यहाँ सेकंड बोलने का मतलब है कि आपने 1 डिग्री के 60 टुकड़े किए तो आपको मिनट मिला था, उस मिनट के भी आप 60 टुकड़े कर दो तो आपको 1 सेकंड जितना घुमाव मिलेगा। ये बात समझ में आ गई, इसको याद रखना। अच्छा, रेडियन माप की अगर मैं बात करूं तो रेडियन भी कोण को मापने का एक यूनिट है, इकाई है। क्या मतलब होता है इसका, जब किसी वृत्त की त्रिज्या है, उस त्रिज्या के बराबर का कोई चाप ले लो आप, और वो चाप केंद्र पर कोई कोण बनाता है, तो वो कोण 1 रेडियन का होता है। ध्यान से समझना मैं जो कहना चाहता हूँ। देखो यार, ये है एक वृत्त, ये है इसका केंद्र। मान लो इसकी रेडियन है 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो। ये 1 यूनिट है, ये भी उतना ही बड़ा है। और जो इसका चाप है, ये चाप, ठीक है, ये भी उतना ही बड़ा आ जाए। तो इस चाप के एंड पॉइंट्स को, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप केंद्र पे मिलाओगे तो यहाँ पर भी कुछ कोण बनेगा, इसको बोलते हैं 1 रेडियन। यानी कि 1 रेडियन, देखो रेडियन जो है ना, उसका सिंबल ऐसे होता है, घुमा हुआ सी जैसा दिखता है, हालांकि ये सी नहीं होता है ना, ये सर्कुलर मेजर में यूज किया जाता है रेडियन मेजर, इसलिए सी फॉर सर्कुलर। तो वहाँ पे सर्कुलर में क्या बनता है, चाप बनता है। चाप देखो ऐसे भी बन सकता है सी जैसा, है ना, सी जैसा ही तो होता है, घुमा हुआ सी, इधर वाला सी। तो इसीलिए यहाँ पे रेडियन का सिंबल ऐसे सी जैसा दिखता है कुछ, हालांकि ये उतना फॉर्मल नहीं है। बहुत सारे लोग RAD तक लिखते हैं, बहुत सारे लोग रेडियन लिख देते हैं, बट आप ऐसे भी कर सकते हो, बट इसको सी मत समझना, रेडियन, ठीक है ना। सर्कुलर मेजर का ये चाप जो बनता है ना, ये इसी का घुमाव है वो। तो यहाँ पर जो मैंने 1 के ऊपर छोटा सा ये लिख रखा है ना, सी नहीं है, घुमाव है, मतलब ये रेडियन, आप ऐसे समझ जाना। ठीक, तो मतलब क्या, जितनी बड़ी त्रिज्या उतना ही बड़ा अगर चाप हो। ठीक, चाप को मैं अलग कलर से हाईलाइट कर दूंगा, चलो कर देते हैं। ठीक है, ये जो चाप है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जितनी बड़ी त्रिज्या उतना ही बड़ा चाप हो, तो ये चाप केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो 1 रेडियन का होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये एक ही हो हमेशा, मेरे कहने का मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे अगर ये मान लो 2 यूनिट है रेडियस, ठीक है, तो ये भी मान लो 2 यूनिट ही है, ठीक है, तो ये 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट, तो पक्की बात है ये जो कोण बनाएगा ये इतना ही आएगा। अगर ये 10 यूनिट होगा, ये भी 10 यूनिट होगा, और ये भी 10 यूनिट हो जाए इतना, तो फिर से ये 1 रेडियन ही आएगा। मतलब जब भी त्रिज्या के बराबर का यहाँ पे चाप काटोगे तो कोण जो बनेगा वो हमेशा 1 रेडियन होगा, है ना। थीटा रेडियन अगर लेना है तो उसके लिए अगर ये रेडियस है r, तो l भी क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, तो ये 1 रेडियन हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर इनकी लंबाइयाँ अलग अलग होगी तो ये थीटा कितने रेडियन होगा ये आपको डिफाइन करना है। तो आप ऐसे करोगे कि जो कोण बनेगा वो कैसे आएगा, कितना बड़ा आपने चाप काटा उसको ऊपर लिखो, त्रिज्या कितनी थी उससे डिवाइड कर दो, यानी कि चाप की लंबाई डिवाइड बाय त्रिज्या की लंबाई जब करी जाती है तो कोण मिलता है रेडियन में, डिग्री में नहीं, याद रहे रेडियन में। यहाँ पे थीटा डिग्री नहीं है, ठीक है, थीटा डिग्री नहीं है, बल्कि ये थीटा रेडियन है। तो थीटा अगर रेडियन में है तो कैसा आएगा, L डिवाइड बाई R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, आपके बहुत काम आएगा। मतलब ये है जनाब कि मान लो कि अगर ये 2 ना होके 5 यूनिट होता, मान लो 5 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर होती त्रिज्या, तो यहाँ कोण कितने रेडियन बनता,
थीटा बराबर ये जो चाप की लंबाई जिसे हम एल से डिनोट कर रहे हैं वो ऊपर और त्रिज्या की लंबाई नीचे 5/2 यानी 2.5 रेडियन बनता। अच्छा, बहुत बार आप देखोगे ऐसा कोई सिंबल नहीं लगा हुआ आपके एनसीईआरटी में, है ना। जैसे वहाँ पे π/2 रेडियन बोल रहे हैं तो π/2 लिखा हुआ है, ऐसे सिंबल नहीं लगा। π/3 बोल रहे हैं तो π/3 लिखा हुआ है, सिंबल नहीं लगा। तो बाई कन्वेंशन हम ये मान के चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि अगर यहाँ पर कुछ यूनिट नहीं लिखी, डिग्री फिग्री कुछ नहीं लिखा, तो वो रेडियन है। समझ में आ गई बात। यानी कि जैसे अगर 1 डिग्री लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे 1 डिग्री, 1 रेडियन लिखना है तो आप ऐसे ही लिख दो, भले ही आप ये सिंबल ना भी लगाओ तब भी इसको रेडियन समझा जाएगा। लेकिन अगर डिग्री लिखना है तो डिग्री के लिए अलग से सिंबल होना चाहिए। एनसीईआरटी में इस तरह से चीज़ों को पढ़ाया गया है ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ो तो मुझसे ये ना बोलने आओ कि सर वहाँ पर तो यार ऐसा कोई सिंबल नहीं लिखा। उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि जहाँ पर कुछ भी यूनिट मेंशन नहीं है वहाँ आप डिग्री को मतलब मेंशन करोगे, लेकिन रेडियन को समझो, ठीक है। उन्होंने खुद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर कुछ ऊपर नहीं लिखा तो समझ लेना वो रेडियन ही है। अच्छा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। देखो यहाँ पर भी देखो डिग्री का सिंबल यहाँ लगा हुआ है ना, डिग्री का सिंबल यहाँ लगा हुआ है, यहाँ कोई सिंबल नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये रेडियन है, चाहो तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है, ये याद रखना। यानी कि अगर 2 पाई में 360 डिग्री है तो 1 पाई में कितना 180 डिग्री होगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन आपको ना इसलिए हटा दे रहा हूँ, नहीं तो देखने में घिच-पिच जैसा लग रहा होगा। बट आप समझ जाना कि यहाँ पर सिर्फ पाई है, मतलब पाई रेडियन में 180 डिग्री होती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्यों भाई 2 पाई में 360 डिग्री क्यों, या फिर 360 डिग्री में 2 ही पाई क्यों आए। तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। बहुत आसान सा एक्सप्लेनेशन है कि भैया देखो, मान लो आपके पास ये किरण थी, है ना। आपने ये पढ़ा हुआ है कि कंप्लीट चक्कर लगाया जाएगा तो 360 डिग्री बनेगा। अभी आपने देखा था ना, कंप्लीट चक्कर में 360 डिग्री आपने पढ़ा था, है ना। यहाँ पर भी मैंने आपको पढ़ाया कि ये कंप्लीट चक्कर में 360 डिग्री बनता है। तो अगर आप एक कंप्लीट चक्कर लगा रहे हो तो डिग्री में कोण कितना बन रहा है 360। मान लो कोण है थीटा, तो थीटा आ गया 360, ठीक। लेकिन रेडियन में कितना होगा, मैंने क्या बोला कि भाई रेडियन के लिए जो थीटा होता है वो होता है चाप की लंबाई डिवाइड बाई रेडियस। अभी आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था यार। जब आप पूरा चक्कर ही कंसीडर कर रहे हो तो चाप की लंबाई पूरी परिधि के बराबर ही हो गई, है कि नहीं। तो यानी कि एल हो गया आपका पूरा परिधि के ही बराबर, यानी 2 पाई आर। और नीचे क्या हो जाएगा आर, आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा 2 पाई। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि जब आप पूरे चक्कर को कंसिडर करोगे यानी 360 डिग्री और रेडियन में आप मापने जाओगे तो पूरे चक्कर में जो एल है, एल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर और त्रिज्या है आर। तो आर से आर कटेगा तो कितना बचेगा 2 पाई। मतलब पूरे चक्कर में अगर मैं रेडियन में नाप रहा हूँ तो मुझे 2 पाई रेडियन मिल रहा है। पूरे चक्कर में अगर मैं डिग्री में नाप रहा हूँ तो मुझे 360 डिग्री मिल रहा है। अब क्योंकि दोनों ही एक पूरे चक्कर में बने हुए कोण हैं तो दोनों आपस में बराबर ही तो होंगे, क्योंकि ये भी उसी चक्कर में बन रहा है, ये भी उसी चक्कर में बन रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है कि 2 पाई में 360 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन में, ठीक। अच्छा, इतना होने के बाद एक और काम करना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट रेडियन में, क्योंकि इनका बहुत जगह यूज होगा, वहाँ पे आप कन्वर्ट करने नहीं जाओगे, है ना। अब इसका ट्रिक भी बता देता हूँ मैं। देखो 30 डिग्री में π/6 रेडियन होंगे, 45 डिग्री में π/4, 60 डिग्री में π/3, 90 डिग्री में π/2। कम से कम इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, कम से कम इतना तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग होगा। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ते आए हो साइन 30 डिग्री, यहाँ पे आप पढ़ोगे साइन π/6 रेडियन। तब आपका दिमाग क्या करता है, क्योंकि आपको साइन 30 की वैल्यू याद है ना, कि 1/2 होती है। आपका दिमाग बार बार 30 को इसमें कन्वर्ट करने जाता है, इसमें टाइम लग जाता है, तो डायरेक्ट आप याद कर लेना, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, देखो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, पाई रेडियन बराबर 180, है ना। तो आप क्या करो, आप ना देखो ऐसे याद रखना, 180 का 18 पकड़ लो, 6 का पहाड़ा 18 में 3 बढ़ जाता है, यानी जिसमें पाई के नीचे 6 लिखा होगा उसके 3 के आगे 0 यानी 30 वाला होगा। 3 का पहाड़ा 18 में 6 बढ़ जाता है, यानी π/3 वाले में 60 बनेगा, यानी कि 6 वाले में 30 बनेगा, 3 वाले में 60 बनेगा, ऐसे याद कर लेना। अब जैसे आपसे कोई पूछेगा π/6, 6 आया ना, 6 3 3 का 6, यानी 6 वाले में 30 बनेगा, और अगर 3 आ गया तो 3 वाले में 60 बनेगा। ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। π/4 ज़्यादातर बच्चों को याद हो ही जाता है, नीचे 4 है तो 4 के आगे 5 लगा दो, 45 बन गया।
ऐसा मतलब कोई लॉजिक नहीं है, बस ट्रिक बता रहा हूँ जल्दी जल्दी याद करने का। पाई बाई 4 45, 6 आ गया 6 में 3 वाला 30, 3 आ गया 3 में ये वाला, है ना। अब देखो 2 का पारा 18 में 9 बढ़ जाता है, यानी कि ये नाम पे 90 बनेगा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज होंगी, आप याद कर लेना, ठीक है। 90 डिग्री में अगर पाई बाई 2 होता है तो 90 का 3 गुना है 270, यानी पाई बाई 2 का 3 गुना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये आपको याद ही है, ये आपको याद ही है कि 2 पाई में 360 और पाई में 180, ठीक है। देखो अब इसके आगे चलते हैं। अभी आपने देखा कि अगर आपके पास पाई रेडियन हो तो उसमें 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से ये वैल्यूज निकाल सकते हो। हालांकि इनको याद करने का छोटा सा ट्रिक है। देखो आप क्या करो, आपको अगर जल्दी से करना हो, ये रिलेशन तो सबको याद हो जाता है कि भाई पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ये रिलेशन तो याद हो जाता है कि ठीक। और जब आप ये फॉर्मूले याद कर रहे होते हो ना, तो आपको ये भी याद हो जाता है कि एक में पाई ऊपर आता है 180 नीचे आता है, एक में से 180 ऊपर आता है पाई नीचे आता है ना। बट किस में, तो इसको याद करने का ट्रिक है कि जिसमें आप चेंज, जैसे आप समझो रेडियन का दोस्त है पाई और डिग्री, डिग्री का दोस्त है 180। देखो डिग्री के साथ क्या लगा हुआ है 180, रेडियन के साथ क्या है पाई। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, डिग्री का दोस्त है 180, रेडियन का दोस्त है पाई। तो अगर आपको रेडियन में बदलना है, अगर आपको रेडियन में बदलना है तो रेडियन का दोस्त यानी पाई ऊपर आएगा, और डिग्री से बदल लो तो डिग्री का दोस्त नीचे आएगा। अगर आपको डिग्री में बदलना है तो डिग्री का दोस्त कौन है 180, यानी वो ऊपर आएगा, दूसरा वाला नीचे। अब ऐसे याद कर लो यार। अब जैसे आपसे किसी ने पूछा 1 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलना है, रेडियन का दोस्त पाई ऊपर लिखा और 180 नीचे लिखा, रेडियन लिख दिया। अगर आपसे किसी ने कहा कि भैया रेडियन में बदलो, अगर आपसे किसी ने कहा कि इसमें दिया गया है डिग्री में बदलो, यानी जिसमें बदलना है, तीर के इस तरफ देखना क्या है, जिसमें बदलना है उसका दोस्त ऊपर, डिग्री में बदलना है डिग्री वाला दोस्त ऊपर और ये नीचे। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ सिंपली, है ना, अभी इसको करेंगे लेकिन इससे पहले जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप न्यूमेरिकल में इसको कैसे बनाओगे डायरेक्ट। जैसे आपसे कहा किसी ने 60 डिग्री है और इसको भैया बदल दो आप रेडियन में, है ना। आपसे किसी ने कहा, आपको कुछ नहीं करना, आप क्या बोलोगे, यार 60 डिग्री है ना, अब 60 डिग्री से मुझे किस में बदलना है, 60 डिग्री से मुझे रेडियन में बदलना है ना। मैं क्या बोलूँगा, रेडियन का दोस्त कौन है, उसी को बस न्यूमेरिकल वैल्यू उठा लो। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब डिग्री का निशान हटाओ, क्या बच गया 60, मतलब 60 लिखो इनटू रेडियन का दोस्त कौन है उसे ऊपर लिखो, जो बच गया यानी कि 180 उसे नीचे लिखो। भाई या तो ऊपर पाई आएगा या 180 आएगा, जैसे में क्लियर हो गया पाई ऊपर तो 180 नीचे। अब इसको काटोगे तो सीधी सी बात है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, यानी कि हो जाएगा पाई बटे में 3 रेडियन। हो गया कन्वर्जन यार। अब अगर आपसे किसी ने इसका उल्टा पूछ लिया, है ना, आपको मतलब यहाँ पर किसी ने दे दिया कि यार आपके पास ना पाई बाई 3 रेडियन है, इसका उल्टा करके दिखा दो, मतलब कि इसको किस में चेंज कर दो, डिग्री में। तब आप क्या करोगे, अगर आपको इसको डिग्री में चेंज करना होगा तब आप क्या करोगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा पाई बाई 3 रेडियन है अपने पास, और मुझे बदलना किस में है, मुझे बदलना है इसको डिग्री में। तो मैं क्या बोलूँगा, बस इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उठा लो, मतलब यूनिट छोड़ दो, ये जो नंबर है उसको उठा लो, पाई बाई 3। किस में बदलना है साहब, डिग्री में, तो डिग्री का दोस्त बस ऊपर लिख दो, यानी कि 180 बटे में क्या पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, यहाँ से 3 से काटोगे 180 को, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मतलब ये चेंज करना आसान है इस ट्रिक से, है ना। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा बार बार कौन सा फोन लगाया क्या नहीं लगाया, सीधी सी बात है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण 1 जो इसमें कह रहे हैं 40 डिग्री है 20 मिनट है, इसको रेडियन में बदलो, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा, डिग्री से रेडियन बदलना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक चीज़ तो डिग्री में है, 20 वाला मिनट में है, ये दिक्कत कर रहा है। तो मैं पहले दोनों को डिग्री में बदल लेता हूँ। देखो ये है 40 डिग्री प्लस 20 मिनट का मतलब होता है 20 बटे 60 डिग्री। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मतलब कि 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि मिनट से अगर डिग्री में जाना है आपको तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ मिनट है, डिग्री में जा रहे हो तो 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको काटोगे जब आप, तो यहाँ से 20 एकम 20, 20 तियाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों ही डिग्री में आ गए ना, ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, 40 प्लस 1/3 डिग्री, यही हो गया ना। यानी कि कितना, यानी कि ये हो गया 40 तियाँ 120 और 121 बटे में 3 डिग्री। अब देखो डिग्री में मिल गया आपको, सब कुछ डिग्री में मिल गया ना। आप क्वेश्चन करते हैं,
हमें डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में। मतलब कि जिस चीज़ में हम बदल रहे हैं वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे है रेडियन। मैंने क्या कहा, जैसे ही आपके पास डिग्री मिल जाए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू उठाओ। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसका, 180/3। इसको मल्टीप्लाई कर दो, किस में बदल रहे हो, रेडियन में। रेडियन का दोस्त कौन था, पाई। दूसरा वाला क्या बच गया, 180 बस। ठीक है, दूसरा वाला क्या बच गया, 180। अब यहाँ पे आ जाओ यार। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 180। ठीक है, यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 121 इंटू पाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 पाई। नीचे कितना हो जाएगा, 18 गुणा में 3 54 होगा, एक जीरो और लगाओगे यानी 540। इतने क्या, रेडियन। चाहे वैसे रेडियन लिखो या आर ए डी लिख दो, या फिर ऐसे करके सी ऐसा लगा दो, घुमाओ। हालांकि सी नहीं होता, आर्क होती। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, उदाहरण 2 भी देख लो। इसमें कह रहा है 6 रेडियन है। इसमें क्या है, 6 रेडियन है। ठीक है, इसको बदलना है डिग्री में। मैंने क्या कहा, जब भी हमें डिग्री में बदलना है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उठाओ, फॉर्मूला छोड़ो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उठाओ इनटू। डिग्री में बदलना है ना, डिग्री का दोस्त कौन होता है, 180। दूसरा कौन बच गया, पाई। बात खत्म। ठीक, अब आप क्या करो, 6 गुणा में 180 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। लेकिन ये जो डिवाइड के नीचे डिवाइड है 7, ये चला जाएगा ऊपर और ये सब कुछ आ जाएगा डिग्री में। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करो थोड़ा, तो यहाँ से 2 3 जा 6, 2 से काटोगे तो 11। इनको गुणा कर लो यार। ठीक है, 3 गुणा में करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 या 54 यानी 540, और गुणा में फिर 7 है ना, यानी कि 540 गुणा में कितना करना है, 7 7 0 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल किया 2, 7 5 35 और 2 37, 3 7 8 0, यानी कि ऊपर तो हो जाएगा 3780, नीचे बच गया 11, और ये हो गया डिग्री, है ना। अब आप क्या करो, 7 से डिवाइड कर लो, 3780, क्योंकि डिग्री वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें जितने मिनट जितने सेकंड बनेंगे वो सब लिखना होता है। यानी इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 11 से। 11 से डिवाइड करोगे, 11 तियाँ 33 हो जाएगा। कितना बच गया सर, 4 और 8, 11 चौक कितना, 44 हो जाएगा। कितना बच गया, 4, एक जीरो डाल लिया। 11 तियाँ कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना बच गया, 7। मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदले अगर हम, तो 343 तो पूरा बन रहा है, यानी 343 डिग्री पूरी है। प्लस में क्या चीज़ बच गई, 7/11। ये 7/11 डिग्री अलग से बच गई, फ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है ना, ये तो आपको लिखना आता ही होगा। ठीक है ना, फिर से देख लो, यहाँ पर कितना बचा था, 7/11, 343 से ही 7/11 ना। ठीक, अब आपको बस करना ये होता है सर, कि जो एक कंप्लीट नंबर आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो फ्रैक्शन में आ रहा है इसको डिग्री ना रह के इसको मिनट कर दो। तो मुझे पता है कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो 7/11 डिग्री में 60 से गुणा कर दो, अब ये मिनट बन गया। जैसे ही इतना हुआ, अब मैं क्या करूँगा, देखो 343 डिग्री कंप्लीट है, मिनट कितने बने, देखो 60 गुणा में 7 करोगे, 6 से 7 42, यानी कि 420। ठीक है ना, डिवाइड बाई 11, तो इनको गुणा किया 420 आ गया। 11 से डिवाइड कर दो कितनी बार पहाड़ा जाता है, 3 बार करोगे कितना आ जाएगा, 33। तो यहाँ पे कितना बच गया, 9 और 0 यानी 90। 11 का पहाड़ा 8 बार जाएगा, 88। कितना बच जाएगा, 2। मतलब 38 तो पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि हो जाएगा 38 मिनट पूरे पूरे। और फ्रैक्शन में बदलोगे, मिक्स फ्रैक्शन 2/11, 38 सही 2/11, यानी कि 2/11 मिनट ही है, ये मिनट ही है, याद रखना ये मिनट ही है। लेकिन अगर मैं इसको सेकंड बनाना चाहूँ तो मुझे पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये सेकंड बन गया, यानी कि इतने डिग्री प्लस इतने मिनट प्लस इतने सेकंड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखूँगा कि 60 दूनी होता है 120, यानी कि 120 डिवाइड बाई कितना, 11। तो 11 का पहाड़ा एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 1 0। ठीक है, जीरो उतारने पे टेबल नहीं जा रहा है, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ बढ़ गया तो पॉइंट लग जाएगा। तो 11 का पहाड़ा 9 बार, 11 नहीं कितना, 99, यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, पॉइंट यानी 10.9 लगभग, है ना। अब देखो जब सेकंड में बदल लो तो पॉइंट के एक आधे के बाद छोड़ दो, तो यानी कि ये कितना हो गया, 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकंड लगभग, क्योंकि हमने कुछ फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ दिया है सेकंड में लास्ट में। ठीक है, दो जैसे 1/11 वाला, इतना हो।
तो इस तरह से कन्वर्जन आता है, आप कर सकते हो। देखो अगली वीडियो में हम देखेंगे आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपने इतना भी ध्यान से देखा है तो एक बार कन्वर्जन करने वाला प्रैक्टिस कर लेना, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, फिर आप 3.1 करोगे, आपको बहुत नकली सी एक्सरसाइज लगेगी, आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए इस लेक्चर का पीडीएफ नोट तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नाम सेम रहेगा टेलीग्राम पे भी, क्लास 11 हिंदी मीडियम अकेडमी। और फिर से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि पूरे साल हम अच्छे से तैयारी करेंगे क्लास 11 मैथ्स की, तो टेंशन मत लेना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।